समाज का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मतलब वो झूठ जो हमें रोज बेचा जाता है। झूठ यही है कि पुराना होना या किसी चीज का टूटना एक ऐसी बीमारी है जिसे फिक्स करना जरूरी है। बिल्कुल। आधुनिक समाज ने हमारे दिमाग में एक ऐसा ब्लूप्रिंट डाल दिया है जहां हर लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, हर चीज नई और परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जब हम यही उम्मीद इंसानी जिंदगी से करते हैं ना, तो सब कुछ बिखर जाता है। सही बात है। और इसी बिखराव से बचने के लिए इंसान लगातार दौड़ता रहता है। अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक परफेक्शन मैट्रिक्स है। एक जाल जैसा? हाँ, एक ऐसा जाल जो हमने खुद बुना है, जहां थकान ही किसी भी इंसान की सफलता का इकलौता पैमाना बन गई है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का निशाना यही परफेक्शन मैट्रिक्स है। हमें इसको डीकोड करना है और सच कहूं तो इसको नष्ट करना है। ये एक बहुत ही जरूरी मिशन है। सही में। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो बेथ कैम्पटन की किताब के नोट्स हैं। ये नोट्स जापानी मनोविज्ञान वाबी साबी के 50 अहम हिस्सों का बहुत ही क्रूर और ईमानदार विश्लेषण करते हैं। हम समझेंगे कि कैसे समाज हमें लगातार परफेक्ट बनने का जहरीला भ्रम बेच रहा है। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि वाबी साबी कोई घर सजाने का डिजाइन ट्रेंड नहीं है, या जैसे इंस्टाग्राम पर वो बेज एस्थेटिक होता है ना, वो नहीं है। हाँ, लोगों को लगता है कि कुछ मिट्टी के बर्तन रख लो तो वाबी साबी हो गया। वही तो, ये दरअसल दुनिया को देखने का एक बेहद ईमानदार लेंस है, बिना किसी फिल्टर के। ये हमें उस सच से मिलाता है कि प्रकृति में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन आधुनिक मैट्रिक्स तो हमें हर वक्त एक अपग्रेड बेचने में लगा है। नया फोन ले लो, नई कार ले लो, नया चेहरा बनवा लो। और इसी अपग्रेड की बीमारी से हमें लगता है कि हम कभी पूरे नहीं हैं। लेकिन वाबी साबी इस कंज्यूमरिस्ट भ्रम की जड़ पर चोट करता है। इसकी शुरुआत होती है वाबी के सिद्धांत से। मैंने जब नोट्स में वाबी का मतलब पढ़ा ना, तो मैं सच में चौंक गया था। ऐतिहासिक रूप से इसका मतलब गरीबी या समाज से कटकर उदासी में रहना होता था। हाँ, शुरुआत में वैसा ही था, लेकिन फिर जापानी ज़ेन मास्टर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हैक कर लिया। आज वाबी का मतलब बिल्कुल अलग है। तो आज इसका क्या मतलब निकलता है? आज इसका मतलब है चीजों की भूख से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये कोई मजबूरी वाली गरीबी नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान को खुश रहने के लिए महंगी चीजों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ओह वाह! सबसे बड़ा बदलाव आता है दिमाग में। जब किसी इंसान को अपना रुतबा दिखाने के लिए, आप जानते हैं, नई गाड़ी या डिजाइनर कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अंदर से इतना अमीर हो जाता है कि कोई भी मार्केटिंग टीम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ये तो एक तरह का विद्रोह हो गया ना, एक रिबेलियन। एकदम। लेकिन देखिए, इसमें एक अजीब विडंबना भी है। आज हम देखते हैं कि लोग सिंपल या मिनिमलिस्ट दिखने के लिए 50,000 रुपए का मेडिटेशन कुशन खरीद रहे हैं, या महंगे डिजाइनर मिट्टी के बर्तन ले आते हैं। ये तो वाबी साबी का बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स ने वाबी साबी को भी एक प्रोडक्ट बना दिया है। वाबी का असली मतलब महंगी सादगी खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास पहले से है उसी में पूर्णता देखना। और यहाँ से दूसरा सिद्धांत जुड़ता है, साबी। साबी? इसका अर्थ वक्त के गुजरने से जुड़ा है ना? हाँ, वक्त का गुजरना और उसका चीजों पर असर, यानी डीके या पुराना होना। हमारा समाज हमें एंटी एजिंग क्रीम बेचता है, बालों को काला करने का दबाव डालता है, लेकिन सभी सिखाता है कि असली खूबसूरती नएपन की चमक में नहीं है। तो असली खूबसूरती कहाँ है? वक्त के पड़े निशानों में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज जितनी पुरानी है वो उतनी ही ज्यादा कीमती है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो सिखाया जाता है कि पुराना मतलब कचरा, खराब। और यही मैट्रिक्स का सबसे बड़ा धोखा है। सभी के अनुसार चेहरे की झुर्रियां कोई बीमारी नहीं है जिन्हें छुपाया जाए। वो उस अनुभव और सर्वाइवल का भौतिक प्रमाण है जो किसी नए इंसान के पास हो ही नहीं सकता। एज इज लिटरल पावर। उम्र का बढ़ना ताकत है, कमजोरी नहीं। एकदम। जैसे कोई पुरानी लकड़ी की मेज हो जिस पर चाय के कप के निशान हो, खरोंच हो, वो उस मेज का इतिहास है। सही कहा आपने। और सभी उस इतिहास का सम्मान करना सिखाता है। और जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि नया होना जरूरी नहीं है, तब आता है तारीकू, यानी आर्ट ऑफ इनफ, काफी है का सिद्धांत। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। तारीकू सच में बहुत गहरा है, क्योंकि हमारा पूरा अर्थशास्त्री स्कैरसिटी पर टिका है कि हमेशा कुछ ना कुछ कम है।
लेकिन जब इंसान का दिमाग मान लेता है कि उसके पास सरवाइव करने के लिए जो है वो पर्याप्त है, तो उसको एक अजीब सी शांति मिलती है। हाँ, उसकी भीड़ भाड़ वाली दौड़ खत्म हो जाती है। अगर मैं इसकी तुलना आज की तकनीक से करूँ ना, तो हमारा दिमाग उस स्मार्टफोन की तरह हो गया है जो हर दिन एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। अब ये फीचर चाहिए, अब वो फीचर चाहिए, और इस लगातार अपडेट के चक्कर में बैकग्राउंड में इतनी प्रोसेसिंग चलती है कि हमारी अंदरूनी शांति की बैटरी हमेशा 0% पर रहती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो तारीखों की ये स्थिति कंज्यूमरिज्म के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक रिबेलियन है, एक रणनीतिक विद्रोह। हाँ, जब दिमाग जान लेता है कि उसके पास काफी है तो वो अपना समय और ऊर्जा उस अंतिम दौड़ से बाहर निकाल लेता है। वो अपनी ऊर्जा को अपनी शर्तों पर खर्च करना शुरू करता है। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपग्रेड की इस दौड़ को छोड़ दिया, उसने तारीखों को अपना लिया, फिर भी इंसान के अंदर एक और बहुत गहरा डर होता है। कैसा डर? हम चीजें खरीदना तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें या जो रिश्ते हमारे पास पहले से हैं, उन्हें खोने का डर तो हमेशा रहता है ना। खुद के टूटने का डर रहता है। और यहीं पर वाबी साबी का सबसे चैलेंजिंग और गहरा हिस्सा सामने आता है, मूजो का नियम। मूजो यानी अनित्यता, इम्पर्मानेंस। बिल्कुल, ये थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन ये एक परम सत्य है कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। पैसा, रिश्ते, पद, यहाँ तक कि हमारा अपना दिमाग और शरीर, एक दिन सब राख हो जाएगा। सुनकर ये थोड़ा डर लगता है। आम इंसान इस विचार से भागता है, लेकिन वाबी साबी में इसे गहराई से स्वीकार किया जाता है। जब कोई इस तथ्य को अपनी नसों में उतार लेता है तो खोने का डर, फियर ऑफ लॉस, हमेशा के लिए मर जाता है। क्योंकि अगर पहले से ही पता हो कि हर चीज एक दिन टूट जाएगी, तो जब वो टूटती है तो वो सदमा नहीं होता, बल्कि प्रकृति का एक नियम लगता है। सही बात है। और जब चीजें टूटती हैं या जब इंसान के अंदर कमियां दिखाई देती हैं, तब फुक्विनजेन का सिद्धांत लागू होता है। फुक्विनजेन कहता है कि प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट या एकदम सीधा सिमेट्रिकल नहीं होता। किसी जंगल में कोई दो पेड़ बिल्कुल एक जैसे तो होते नहीं है। वही तो फिर इंसानी कमियां कोई डिफेक्ट कैसे हो सकती हैं? ये कमियां तो उस इंसान के पहचान का बारकोड है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक पुशबैक आ रहा है, एक सवाल है। हाँ, बताइए। ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक और सुकून देने वाला लगता है, लेकिन अगर हम अपनी कमियों और दरारों को अपना लें और उन्हें ठीक करने की कोशिश ही ना करें, तो क्या हम उस दुनिया में पीछे नहीं छूट जाएंगे जो सिर्फ विनर्स की पूजा करती है? क्या टूटने को इस तरह स्वीकार कर लेना हार मान लेना या आलसी हो जाना नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल इसके उलट है। इसे समझने के लिए हमें किंत्सुगी की कला को देखना होगा। किंत्सुगी? वो जिसमें टूटे हुए बर्तनों को जोड़ा जाता है? हाँ, इसमें टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उनकी दरारों को असली सोने से, गोल्ड से जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो और कीमती लगे। दरारों को छुपाने के बजाय उन्हें सोने से चमकाना ये दिखाता है कि टूटना कहानी का अंत नहीं है, ये सर्वाइवल का मेडल है। वाबी साबी में डेथ अवेयरनेस यानी मौत का अलार्म एक बहुत बड़ा टूल है। मौत का अलार्म? ये कैसे काम करता है भाई? आधुनिक दुनिया कहती है कि मौत के बारे में मत सोचो, ये डरावना है, लेकिन वाबी साबी मौत की जागरूकता को सबसे बड़ा क्लैरिफायर मानता है। जब किसी को क्लियर होता है कि उसकी बैटरी कभी भी 0 हो सकती है, तो वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है। हाँ, वो इनविंसिबल हो जाता है। किंत्सुगी की तरह अपनी दरारों पर गर्व करना हार मानना नहीं है, बल्कि दुनिया क्या कहेगी इस डर को तुरंत डिलीट करना है। समझ गया। जब इंसान अपने जख्मों और कमियों से शर्मिंदा ही नहीं होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, उसे डरा नहीं सकती। ये तो वाकई एक अजैया माइंडसेट है। बिल्कुल। कैसे असर करता है? स्रोत सामग्री में स्पेस की साइकोलॉजी पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, स्पेस की साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। उसमें लिखा है कि हमारे आसपास रखा फालतू सामान, क्लटर, असल में हमारे दिमाग की रैम को हैंग कर देता है। मैंने सोचा, क्या ये वाकई इतना असर करता है? ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल है। जो पुरानी और गैर जरूरी चीजें हम घर में जमा करके रखते हैं ना, जैसे कोई पुरानी गिटार जिसे कभी नहीं बजाया, या वो कपड़े जो अब फिट नहीं आते। हाँ, ये सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं है, ये अतीत की लाशें हैं, कॉर्प्सेस ऑफ द पास्ट। जब भी हमारी नजर उन पर पड़ती है, दिमाग एक माइक्रो सेकंड के लिए उस अधूरी ख्वाहिश या उस गिल्ट को प्रोसेस करता है। बाप रे,
यानी वो एक बिखरा हुआ कमरा असल में उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें एक साथ 100 ब्राउजर टैब खुले हुए हैं। जब तक आप टैब बंद नहीं करेंगे प्रोसेसर गर्म ही रहेगा। बिल्कुल सटीक। और ये लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा को खा रहा होता है। तो इसे रोकने का तरीका क्या है? इसके लिए वाबी साबी में सेंसरी डिटॉक्स की बात की गई है। आज का माहौल देखिए, तेज रोशनी, प्लास्टिक की चमकदार सतह, नोटिफिकेशंस का शोर। हमारा दिमाग लाखों सालों तक जंगलों में विकसित हुआ है, नियॉन लाइट्स के नीचे नहीं। सही बात है। जब हम प्राकृतिक सामग्री देखते हैं, जैसे बिना पॉलिश की हुई लकड़ी, मिट्टी के बर्तन या हल्के रंग, तो हमारा अमिगडला तुरंत रिलैक्स हो जाता है। अमिगडला जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है। हाँ, उसे सिग्नल मिलता है कि हम सुरक्षित हैं। और इसी स्पेस की बात करते हुए नोट्स में एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है, माँ यानी खामोशी, नेगेटिव स्पेस। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, शब्दों या चीजों के बीच का सन्नाटा। माँ का कॉन्सेप्ट सच में बहुत शक्तिशाली है। मैट्रिक्स तो यही चाहता है कि हर खाली जगह को विज्ञापनों से या शोर से भर दिया जाए। अगर मैं इसे म्यूजिक की तरह देखूं तो किसी गाने में सुरों के बीच अगर पॉज ना हो तो वो सिर्फ एक चुभने वाला शोर बन जाएगा। एकदम सही। हमारी जिंदगी भी बिना माँ के उसी शोर की तरह हो गई है जहाँ हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने का दबाव है। लेकिन ये सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है, ये एक भरा हुआ एकांत है। भरा हुआ एकांत। हाँ। हमें अकेलेपन की रणनीतिक ताकत और आइसोलेशन के बीच का फर्क समझना होगा। आइसोलेशन यानी दुनिया से छुपना, ये एक बीमारी है। और एकांत, स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड, जानबूझकर दुनिया के शोर से कटकर अपने दिमाग को रीबूट करना है। इसी खामोशी में, इसी मौन में दिमाग अपनी सबसे बेहतरीन रणनीतियां बनाता है। और यही चीज हमें प्रकृति के एल्गोरिदम की तरफ ले जाती है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो 24 घंटे एक ही स्पीड से चले। बिल्कुल नहीं। जिंदगी के भी मौसम होते हैं। हम हमेशा गर्मी के मौसम की तरह ऊर्जावान और खिले हुए नहीं रह सकते। कभी कभी सर्दी का मौसम भी आता है, जब हम उदास या लो फील करते हैं। हाँ, आम समाज इस उदासी को एक डिफेक्ट मानता है, लेकिन वाबी साबी कहता है कि सर्दी उदासी का नहीं बल्कि जड़ों को मजबूत करने का वक्त है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। नोट्स में एक टर्म थी, शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेथिंग। हाँ, पेड़ों के बीच वक्त बिताना। ये कोई फैंसी एक्टिविटी नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेड़ों से निकलने वाले फाइटोनसाइड्स इंसान के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को सचमुच कम कर देते हैं। कमाल है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लेते हैं किसी ने अपने घर का सामान कम कर दिया, नेचर के साथ जुड़ गया, अंदर शांति पाली, लेकिन जब सोमवार की सुबह वो इंसान एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट ऑफिस में कदम रखता है या किसी उलझे हुए रिश्ते का सामना करता है, हाँ, वो प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सारा ज़ेन माइंडसेट तो पल भर में क्रैश हो जाएगा ना। बाहरी दुनिया की अराजकता, उस कियोस्क का सामना कैसे करें? यहीं पर वाबी साबी का प्रैक्टिकल यूज शुरू होता है। जब काम की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट है मिकांसे। इसका मतलब है काम का कभी खत्म ना होना, इनकम्प्लीटनेस। तो अक्सर सोचते हैं कि बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर आराम करूंगा, और वो आराम कभी नहीं आता। मिकांसे कहता है कि जिंदगी एक एंडलेस ड्राफ्ट है, एक कच्चा ड्राफ्ट जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जब दिमाग ये मान लेता है तो वो उस रोज की भागदौड़ में भी शांति ढूंढ लेता है। और जो ड्रीम जॉब का फ्रॉड बेचा जाता है वो भी तो इसी मैट्रिक्स का हिस्सा है। परफेक्ट जॉब जैसा तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वाबी साबी सिखाता है कि हमें अपने जॉब टाइटल को, चाहे वो सीईओ हो या क्लर्क, अपनी स्किन नहीं समझना चाहिए। इसे एक किराए के कपड़े की तरह पहनना चाहिए। ऑफिस में पहनो और घर आते ही खूंटी पर टांग दो, ताकि अगर पग छिन भी जाए तो इंसान की असली पहचान क्रैश ना हो। सही पकड़े हैं। इसके अलावा चाय बनाने या सफाई करने जैसे बोरिंग या मंडेन कामों में पूरा फोकस डालना दिमाग को शांत करता है। ये रेस्टलेस एनर्जी को मिटा देता है। तो काम की बात तो समझ आ गई, लेकिन रिश्तों का क्या? अगर हम अपने करियर को किराए के कपड़े की तरह लचीलेपन से देख सकते हैं तो क्या ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है? क्योंकि परफेक्ट पार्टनर या सोलमेट का विचार तो बहुत डीप है हमारे अंदर। सच कहूं तो रिश्तों में परफेक्शन की उम्मीद ही रिश्तों का कत्ल कर देती है। परफेक्ट सोलमेट एक झूठा विचार है। दो अलग अलग इंसान जो अपने अनुभवों से टूटे हुए हैं, वो कभी एक परफेक्ट पजल की तरह फिट नहीं हो सकते। तो रिश्ते चलते कैसे हैं इस फिलॉसफी में? वाबी साबी सिखाता है कि रिश्ते एक दूसरे की कमियों को देखने और उन्हें स्वीकार करने पर टिकते हैं।
अक्सर जब हम किसी की परेशानी सुनते हैं तो हमारा ईगो उसे तुरंत फिक्स करना चाहता है। हाँ, हम सोल्यूशन देने लगते हैं। लेकिन बिना जज किए, बिना ज्ञान दिए, सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। और माफी के बारे में जो नोट्स में लिखा था उसने, तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। हम सोचते हैं कि माफी उसके लिए है जिसने हमें चोट पहुंचाई। हाँ, लेकिन माफी दूसरों के लिए तो है ही नहीं। हाँ, वो अपने लिए है। ये अपने ही दिमाग के सॉफ्टवेयर को फैक्ट्री रीसेट करने का टूल है। हाँ। ताकि गुस्से का वायरस हमारे अपने सिस्टम को करप्ट ना करे। लेकिन फिर से वही सवाल, मूजो यानी इम्पर्मनेंस के नियम के हिसाब से अगर सब कुछ बदल रहा है तो हम रिश्तों को कैसे बचाएं? रिश्तों को बचाने की ये जिद ही तो असली समस्या है। यहाँ फ्लूइडिटी ऑफ कनेक्शन यानी रिश्तों के बदलने का सिद्धांत काम आता है। हाँ, थोड़ा और समझाइए। जैसे नेचर में मौसम बदलते हैं वैसे ही रिश्ते बदलते हैं। जो कल करीब था वो आज दूर हो सकता है। वाबी साबी इस बहाव को स्वीकार करता है। जो रिश्ता आज जैसा है उसका सम्मान करो। बांस के पेड़ की तरह, बैम्बू की तरह लचीला होना चाहिए, ताकि तेज तूफान में झुक जाए पर जड़ से न उखड़े। अगर इंसान जिद्दी होगा, रिजिड होगा, तो टूटना तय है। एकदम तय है। यानी लचीलापन ही असली ताकत है। अगर मैं इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ निकालूं तो एक बात साफ है, वाबी साबी इंसान को मैट्रिक्स से बाहर निकालकर किसी हिमालय की गुफा में नहीं भेजता, बल्कि ये मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए ही उसको मैनिपुलेट करने की ताकत देता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने टूटेपन को, अपनी कमियों को गहराई से स्वीकार कर लेता है तो वो समाज की मार्केटिंग से आजाद हो जाता है। वो एक अजीब मास्टर बन जाता है, द अनटचेबल मास्टर, जिसे किसी नई एंटी एजिंग क्रीम या नए सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं है। हाँ, वो इस सिस्टम के अंदर काम करता है, लेकिन ये सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपनी कमियों के साथ ही पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन जाता है। ये सच में बहुत आजाद करने वाला विचार है कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? अगर वाबी साबी के मुताबिक साबी यानी चीजों का पुराना होना और उन पर वक्त के निशान पड़ना सबसे बड़ी ताकत और असली सुंदरता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे समाज के सबसे उपेक्षित और पुराने हिस्से, जिन्हें हम कचरा समझकर छुपाना चाहते हैं, वही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी सीख और सांस्कृतिक दौलत छुपाए बैठे हों? क्या हम नई तकनीक और हर चीज को अपग्रेड करने के अंधेपन में अपने इतिहास के सबसे कीमती निशानों को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं? वाह, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यही सोच हमें वापस उसी ब्लूप्रिंट पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। शायद जिंदगी का असली सुकून उन सीधी परफेक्ट लाइनों में नहीं है, बल्कि उन टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई और पुरानी लकीरों में है जिन्हें हम इरेजर से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वो नया ब्लूप्रिंट परफेक्ट जरूर है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। जिंदा तो वो दरारें हैं जिनमें अनुभव के सोने का पानी भरा है। कभी कभी टूटना ही असल में पूरा होना होता है।